इन्वेंट्री में हमने कल दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे। एक था जिसमें स्टॉक टेकिंग से रिलेटेड था। एक तो क्वेश्चन थे आपके स्टॉक टेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे। दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन देखे थे हमने, जहां पे जिसको हम बोल सकते थे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। बेटा बातचीत मत करो। हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे, कौन कौन से, स्टॉक टेकिंग वाला और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या था, हमने ग्रॉस प्रॉफिट एक अलग तरीके से निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला था, हमें सेल्स दी हुई थी और उस सेल से क्या किया था हमने, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट से क्वेश्चन किए थे। अब इसमें तीसरे टाइप के क्वेश्चन और चौथे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिया होगा तीन मेथड दिए हुए हैं, लिफो, फिफो और वेटेड एवरेज। कौन कौन से मेथड दिए हुए हैं हमें, लिफो, फिफो और वेटेड एवरेज। या हम बोल सकते हैं फिफो, लिफो और वेटेड एवरेज मेथड। तीन मेथड हमको दिए हुए हैं इसमें, फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज मेथड। और अब बात की ना बेटा, तेरे को बिल्कुल कॉर्नर में बिठा दूंगा, नीचे बिठा दूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इन दो मेथड से होते हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और स्टॉक टेकिंग वाला। जैसे हमने किया था ना कि स्टॉक हमने 15 मार्च को ले लिया है या 15 अप्रैल को ले लिया था, कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे, है ना। 10th वाला इलस्ट्रेशन किया आप लोगों ने घर पे, आ गया, थोड़ा सा रह गया, चलो वो देख लेंगे अभी अपन। अभी फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक बार अपन क्वेश्चन निकाले लेते हैं। हम्म देखो, इससे हम लोग दो तरीके से देखते हैं, जो मैंने आपको बताया है। क्या क्या है हमारे पास, फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। इसका फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और वेटेड एवरेज हमें दिया हुआ है। इसे दो नाम से आपको आ सकता है, या तो बोलेगा प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट, या आपसे पूछेगा वैल्यू करो इन्वेंट्री को, कोई से भी मेथड से आपसे पूछ सकता है। एक और मेथड है, सबसे टफ वो ही पड़ता है, जिसका नाम है सिंपल एवरेज। आपको टोटल ये चार मेथड दिए हुए हैं, और ये चारों मेथड दिए हुए हैं आपको स्टोर लेजर बनाने के। सर ये होता क्या है आप समझना। आपको मैंने दो मेथड बताए थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, एक था परपेचुअल और एक था पीरियोडिक। परपेचुअल मेथड में क्या होता था, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करते थे, इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे परपेचुअल में, है ना। ऐसा ही किया था, ऐसा ही बताया था मैंने कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे आपने परचेज किया है चाहे इशू किया है, उसके बाद हम बैलेंस निकालते थे, बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आता था। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ करते हैं।
जैसे हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, उसको लिख लिया, फिर हमने गुड्स इश्यू किया, उसमें से माइनस कर दिया, बैलेंस आ जाएगा। या कैसे बनाते हैं उस पर एक बार फोकस करते हैं। देखो स्टोर्स लेजर में कैसे बनाएंगे भैया, क्या हो गया पेंसिल को यार, हाँ जी, स्टोर्स लेजर कैसे बनता है इस पे फोकस करते हैं एक बार। हम्म, देखो इसमें 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग और इसे बोलेंगे क्या, दिस इज स्टोर लेजर। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं परचेजेस, फिर लिखते हैं इशू, और फिर लिखते हैं बैलेंस। क्या क्या लिखेंगे, परचेजेस, इशू एंड बैलेंस। अब इसमें फिर हम 3 3 कॉलम और बना देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कॉलम जो बनेंगे आपके पास वो बनेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्या क्या बनेंगे हमारे पास, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सपोज हमने 1 अप्रैल को, हमने 1 अप्रैल को कुछ गुड्स परचेज किया, 1 अप्रैल 2025 को कुछ गुड्स परचेज किया, क्वांटिटी 1000 यूनिट है, 10 रुपए का एक है, तो कितना हो गया बेटा, 10,000 का गुड्स हो गया। एक बार सिर्फ यहां देख लो, उससे काम हो जाएगा। कितने का गुड्स हो गया हमारे पास, 10,000 का। अब हमारे पास इशू में कुछ नहीं रहेगा, हमने खरीदा है, तो बैलेंस में हमारे पास आया कितना, 1,000 क्वांटिटी है 10 रुपए की, और अमाउंट कितना है, 10,000। ठीक है, अब हमने ये एज इट इज बैलेंस भी हो जाएगा, तो हमें कुछ करने की नीड नहीं है। अब हमने सपोज 3 अप्रैल को 2,000 यूनिट परचेज की 12 रुपए से। कितनी यूनिट परचेज की, 2,000 यूनिट परचेज की 12 रुपए से, तो यहां कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ हमारे पास बैलेंस में कितनी यूनिट रहेंगी, 1,000 यूनिट तो पहले वाली, हाँ या ना, 1,000 यूनिट तो पहले वाली हो जाएगी। 1,000 यूनिट हमारे पास पहले वाली है 10 रुपए से, तो 10,000 रुपए का तो ये माल पड़ा हुआ है। फिर हमने 2,000 यूनिट और परचेज कर लिए, कितने रुपए, 2 रुपए से, सॉरी 12 रुपए से, तो 24,000 का माल ये हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद उसको, स्टॉक को वैल्यू करते जा रहे हैं। फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सपोज हमने 6 अप्रैल को 1,500 यूनिट इशू की है। कितनी यूनिट इशू की है, 1,500। अब प्लीज समझना, अगर ये कौन सा मेथड होगा, फीफो। फीफो किसको बोलते हैं अपन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो गुड्स पहले आया है वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, जो गुड्स आपके पास पहले आया है वो पहले जाएगा। तो पहले गुड्स कौन से रेट वाला है, 10 रुपए वाला या 12 रुपए वाला, तो हम ये 1,500 में पहले कौन सी यूनिट इश्यू करेंगे, 10 रुपए वाली। बेटा आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो गुड्स आपके पास पहले आया, तो पहले कौन सा गुड्स आया है, 10 रुपए वाली, उसके बाद कौन सा आया, 12 वाला। तो जब इशू करेंगे तो फर्स्ट आउट किसको करेंगे, मतलब जब भी हम प्रोडक्शन हाउस को देंगे या सेल करेंगे तो कौन सी यूनिट देंगे हम लोग, 10 रुपए वाली। तो सबसे पहले इशू में हमारे पास कौन सी यूनिट गई, पूरी एग्जॉस्ट कौन सी हो जाएगी, 10 रुपए वाली। 10,000 का माल गया हमारे पास से। अभी भी 1,500 करनी थी, तो 500 और बची हुई। अब 500 कौन सी ले लेंगे हम, कितना हो गया, अभी भी बैलेंस कितना बचा हुआ है, 12 रुपए वाली। और समझ में आया,
इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर यही मेथड कौन सा होता? लिफो मेथड होता। यही मेथड कौन सा होता आपके पास? लिफो मेथड होता। तो सबसे पहले कौन सी यूनिट जाती? 12 वाली। 1200 वाली नहीं, 12 रुपए वाली यूनिट आप क्या करते? इशू करते। उसके बाद कौन सी जाती? 10 वाली। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट बेटा जो मेथड है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, आप समझना। कोई भी दुकानदार के पास जाओगे, किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे, तो वो कौन सा गुड्स आपको पहले देगा? पुराना वाला या नया वाला? कौन सा दोगा? वो पुराना वाला, क्योंकि आउटडेटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो पहले ही निकालने की कोशिश करेगा कि पुराना वाला गुड्स जाएगा। तो मैक्सिमम बिजनेसेस में कौन सा मेथड लगता है? फीफो मेथड ही लगता है। बट इन सम बिजनेसेस कौन सा मेथड भी लगता है? लिफो। लिफो क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो क्या बोलता है बेटा आपको? लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक मिनट। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन से मेथड से करने की कोशिश करें? इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से करने की कोशिश करें बेटा हम? अब बताओ, अगर ये फीफो की जगह कौन सा मेथड होता? लिफो मेथड होता, तो हम क्या करते? अगर ये लिफो मेथड होता तो हम क्या करते? पहले कौन से यूनिट में से देते हम? पहले कौन से यूनिट में से देते बेटा? पहले हम देते 1500 की। 1500 किस में से चला जाता? तो कितना चला जाता? 18,000। अब हमारे पास यूनिट कौन सी बचती? 1000 एज इट इज बचती 10 रुपए से, और 512 वाली बचती कितने से? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, यहां पे हम वैल्यूएशन देखें, मतलब इसी पॉइंट पे देखें, हम सिर्फ इसी पॉइंट पे, तो हमारे पास आगे होगा वो भी ऐसे ही होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है इन लिफो मेथड, फीफो मेथड? वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 18,000। इसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? इसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? अब यहां पे ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये कैसा क्वेश्चन पूछेंगे? ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैया कौन से मेथड में, जैसे अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, समझना, अगर प्राइस आपके पास जो गुड्स आ रहा है, इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़ता हुआ आ रहा है, तो कौन से मेथड में गुड्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी? लिफो या फीफो में? फीफो, फीफो, फीफो। लिफो में तो क्या होगा बेटा? नया गुड्स जाएगा, जो महंगा गुड्स है। आप समझना, आपसे क्या पूछेगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चल रहा है, यहां पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितना हुआ? 18,000। या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितना आया? कौन से में कम आया है? लिफो में। लिफो में कम क्यों आया? कि यहां पे कौन सा गुड्स पहले जा रहा है? जो बाद में आया है। तो आपको यही देखना है कि महंगा वाला गुड्स पहले जा रहा है या सस्ता वाला गुड्स पहले जा रहा है। क्या देखना है आपको? कि महंगा गुड्स पहले जा रहा है या सस्ता गुड्स पहले जा रहा है। इसे कौन सा मेथड बोलेंगे अपन? लिफो और फीफो। बस इतना ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है। यहां पे अगर आपसे पूछता है कि स्टोर लेजर बनाओ, तो यहाँ स्टोर लेजर नाम देना है। अगर आपको बोले कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है, तो यहां पे आप क्या लिख देना? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दैट्स इट। जो ऊपर लिखोगे ना हेडिंग, यहां वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देना है या फिर स्टोर्स लेजर देना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्टोर्स लेजर बनाओ, तो क्या बनाओगे? स्टोर्स लेजर। और क्वेश्चन पूछता है आपको क्या बनाना है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है। ठीक है। अब आगे बात करें। इसमें एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड।
बेटा ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करने की कोशिश करोगे आप लोग? करो। ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, परचेजेज है, इशू फॉर कंजम्पशन है, परचेजेज है, इशू फॉर कंजम्पशन है, इशू फॉर कंजम्पशन है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हाँ बनाओ। इसमें क्या बनाना है? आपको बोल रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो हेडिंग क्या डालोगे? ऊपर जो स्टोर्स लेजर डालोगे या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री डालोगे? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री डालो, चलो करो। फीफो फीफो दोनों से करके देख लो ना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। लिफो से भी कर लो, फीफो से भी कर लो, फिर वेटेड एवरेज से भी करवा दूंगा इसको। क्या क्या आएगा बेटा इसमें? डेट रिसिप्ट, सॉरी डेट, क्या? हाँ हाँ बेटा, आज ही, आज ही डल जाएंगे सब। ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट बताओ। इनिशियली आपको कुछ दिया हुआ है क्या बैलेंस? कब है? एक एक 22 को कुछ है क्या? नहीं है। तो लिख देते हैं हम लोग, दिया हुआ है तो 1/1/2022 को नील है सब कुछ। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नील। फिर हमने कितना गुड्स परचेज किया है बेटा? परचेज किया है 1/1/22 को 100 यूनिट 30 रुपए की। तो 1/1/22 लिखते हैं। 1/1 100 यूनिट है 30 रुपए की, तो कितना हो गया बेटा? 3,000। एज इट इज आपके पास बैलेंस में आ जाएगा। 100 यूनिट 30 रुपए से कितना हो गया? 3,000। ठीक है। अब हमने इशू किया है बेटा, इशू किया है 50 यूनिट 15/1 को। तो 15/1/2022 50 यूनिट इशू हुई है, 30 रुपए वाली होगी। कितने की हो गई? 1,500 रुपए की। अब बैलेंस कितना बच जाएगा? 50 यूनिट 30 रुपए वाली, तो कितना हो गया? 1,500।
ठीक है, अब फिर हमने परचेज किया है बेटा 200 यूनिट 40 वाली। कब है ये? 1 फरवरी को, 1/2/2022 को। कितनी यूनिट है? 240 रुपए वाली 8,000। पहले हमारे पास 50 यूनिट पड़ी हुई है 30 रुपए से 1500 की, 200 यूनिट और आ गई 40 और 8,000 की। यहां तक कोई दिक्कत क्या? उसके बाद अब हमने 2 बार इशू किया होगा, देखो, एक बार 15/2 को किया है और एक बार 20/2 को किया है। एक बार हमने किया है 15/2 को और एक बार किया है 20/2 को। 100 यूनिट इशू की है, तो 100 यूनिट जाएगी, उसमें से पहले कौन सी जाएगी बेटा? पहले कौन सी जाएगी बेटा? इधर देख लो, पहले कौन सी जाएगी। अब आपके पास 250 यूनिट है, आपको 100 यूनिट इश्यू करनी है, तो इन फीफो मेथड पहले कौन सी जाएगी? 30 रुपए वाली या 40 रुपए वाली? कौन सी जाएगी? 30 रुपए वाली। तो हमने क्या किया, 50 यूनिट 30 रुपए वाली 1500 तो ये गए, फिर 50 यूनिट 40 रुपए वाली 2000 की ये गई। अब हमारे पास कितनी यूनिट बची हुई है? 150। 40 रुपए से तो कितनी बची? 6000। अब इसके बाद फिर हम और इशू कर देंगे 20/2 को, तो अब 100 यूनिट कितने वाली चल जाएगी? 40 वाली। कितना? 4000। अब कितनी बच गई? 50 40 वाली 2000। तो यहां पे आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2,000 रुपए आ गया। सिंपल सा है बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसे क्या लिखोगे ऊपर? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पूछा है, तो हम लिखेंगे यहां पे क्या है ये? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी। चलो, अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से बोला है? चलो एक काम कर लो, इसी क्वेश्चन को आप लिफो से कर लो, और फिर इसी क्वेश्चन को अपन किससे करते हैं? वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज समझा दूंगा मैं, एक बार आप लोग इसको लिफो से करो। देखो, प्रैक्टिकली देखे तो फिफो मेथड बहुत जगह यूज होगा, लिफो मेथड बहुत जगह यूज नहीं होता है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होता है वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज प्राइस निकालने का मतलब है, देखो समझाता हूं आपको, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में डिफरेंस क्या है। हमारे पास स्टॉक, देखो ये चैप्टर का मैंने बताया था कि इन्वेंट्री की जगह इसका नाम क्या होना चाहिए? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या नाम होना चाहिए इसका? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सपोज हमारे पास 3,000 यूनिट है एट 10 ईच। ठीक है, हमारे पास 5,000 यूनिट है एज 12 ईच। ये इन्वेंट्री हमारे पास रखी हुई है, कितने कितनी? 3,000 यूनिट है 10 रुपए की है, और 5,000 है 12 रुपए की है। इसका वैल्यूएशन करना है, तो एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें, 3,000 का मतलब हो गया 30,000, और ये हो गया 60,000। इसकी वैल्यूएशन कितनी आनी चाहिए? 90,000। कितनी आनी चाहिए वैल्यूएशन? 90,000। लेकिन हम जो, और हमारे पास यूनिट कितनी है टोटल? हम इस 8,000 को एक ही प्राइस पे वैल्यू करना चाहते हैं, मतलब 10 और 12 पे नहीं करना चाहते। कोई एक बीच की प्राइस ले लो, नहीं तो क्या होती है फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक तो होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में तो आप क्या करोगे, 10 प्लस 12/2 दैट इज 11। आप क्या कर दो, उसको वैल्यू कर दो किससे? 11 रुपए से। अब 11 रुपए से अगर वैल्यू करोगे, अब देखना 8,000 यूनिट है, 11 रुपए से वैल्यू की तो कितना आ रहा है, जबकि एक्चुअल में प्राइस कितनी है? 90,000 है। तो सिंपल एवरेज कभी भी परफेक्ट नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हमारा सिंपल एवरेज को प्रमोट करता ही नहीं है। अब इसकी कौन सी प्राइस निकाले हम? वेटेड एवरेज प्राइस निकाले।
तो हमारी वेटेड एवरेज प्राइस कैसे आएगी? 3000 है मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 3000 प्लस 5000, मतलब इसकी वेटेड एवरेज प्राइस आएगी आपको देखे तो 90,000 अपॉन 8,000। कितनी आ रही है? 11 पॉइंट कुछ आ रही होगी। $11.25। कितनी प्राइस आ रही है? 11.25। अब देखो आप 8,000 को मल्टीप्लाई करो 11.25 से, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 90,000। तो हमें जो प्राइजिंग करनी है, अभी तक क्या कर रहे थे लिफो और फिफो में, प्राइजिंग जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? अलग अलग। जैसे हम लोग वैल्यूएशन कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे थे, तो हम इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन इन वेटेड एवरेज मेथड हम क्या करेंगे? प्राइजिंग 8,000 यूनिट है, मतलब बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 8,000 यूनिट और कितने की है? एक 11.25 की। जो प्राइस निकालेंगे वो कौन सी निकाल देंगे हम लोग? वेटेड एवरेज। एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है? हम यूनिट्स को वेट करते हैं, मतलब यूनिट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, सॉरी यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड करेंगे किससे? क्वांटिटी से। उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी प्राइस एग्जैक्ट आएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल एवरेज में क्या होता है? आप सिर्फ प्राइस को लेते हो, क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते हो। क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करोगे तो प्राइस आपकी इफेक्टिव नहीं आएगी। एक बार देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि 12th को ही आपको कौन से करना है? वेटेड एवरेज से करना है। चलो करके देख लेते हैं एक बार। आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 12 और इसको करना है वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, वही हमें 3 कॉलम बनाने हैं बेटा। डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। ठीक है, तो हमने यहां लिखा डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। बहुत इजी है, आप देखोगे आपका काम हो जाएगा। कितनी यूनिट्स है? 100 यूनिट है। 1/1/2022 को हमने 100 यूनिट खरीदी 30 रुपए से, तो कितनी हो गई? 3,000। इशू में कुछ आएगा नहीं, तो बैलेंस भी कितना हो गया हमारा? 100 यूनिट 30 रुपए से 3,000। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमने इशू किए 50, तो अभी तो वेटेड एवरेज लगेगा ही नहीं। कब किया ये? 15/1/2022 को 50 यूनिट इशू की 30 रुपए से, तो कितना हो गया? 1,500। रिमेनिंग कितनी बची? 50 यूनिट 30 रुपए से। अब हमने कितनी परचेज की है बेटा? 200। कब की है? 1/2 को। 1/2/2022 को हमने कितनी यूनिट परचेज की है? 200। कितने की? तो कितना हो गया? अब यहां पे जो बैलेंस में प्राइजिंग होगी वो कौन सी होगी? वेटेड एवरेज। सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, इधर देख लो। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे? आप बताओ। 50 यूनिट पहले की है हमारे पास, 50 यूनिट पहले की है, और अभी कितनी खरीदी? 200। तो टोटल कितनी हो गई? अमाउंट देखो, पहले का कितना है? 1,500, और अभी कितना हो गया? 8,000। तो कितना हो गया ये? 9,500। 9,500 को 250 से डिवाइड करो, प्राइस आ जाएगी। 9,500 को किससे? 38। कितनी प्राइस आ गई बेटा? आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? यूनिट टोटल करके रख दो, प्राइस टोटल करके रख दो, प्राइस में मतलब जो अमाउंट आया उससे किसको डिवाइड कर दो? यूनिट से। सर ऐसा ही तो किया हमने। मैंने ये बोला था आपको 50 यूनिट कितने की है? 30 की, प्लस 200 यूनिट कितने की है? 40 की, डिवाइड बाय 50 प्लस 250। तो ये क्या हो गया? एक तरह से अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की नीड पड़ेगी क्या कभी भी? नहीं पड़ेगी। अब हमने 15/2 को इशू किया, कितने यूनिट इशू की? 100 यूनिट। अब कितने से करेंगे? ये जो आपने बैलेंस किया हुआ है उसी यूनिट, उसी अमाउंट से कर देंगे, तो यहां कितना आ जाएगा? 3,800। अब कितनी यूनिट बच गई? 250, 150। कितने से? 38 से। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरीके से आपका क्वेश्चन कितना हुआ? अमाउंट बताओ।
5700, ठीक है। उसके बाद हमने कितनी और यूनिट इश्यू की, कब है बेटा, 20/2 को और यूनिट इश्यू की कितनी, 100। ये भी कितने से होगी, 38 से, 3800। अब कितनी बची, 50 यूनिट, कितने से, 38 से, कितनी होगी, 1900। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारे पास, 1900, ठीक है। इजी है आपके लिए ये, ठीक है। लिफो फिफो वेटेड एवरेज तीनों हो गए इसमें। वेटेड एवरेज में क्या ध्यान रखना है आपको, वेटेड एवरेज प्राइस निकालनी है। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे आएगी, अमाउंट का टोटल कर दो, जो भी अमाउंट आपके पास है, मतलब यूनिट और अमाउंट का टोटल कर दो, अमाउंट से किसे डिवाइड कर दो, यूनिट से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्राइस। तो अब जो भी यूनिट नई इशू करोगे वो कौन सी प्राइस से करोगे आप, वेटेड एवरेज प्राइस से करोगे। गॉट माई पॉइंट, पक्का। चले आगे। अब 12 हो गया। अब इसमें इसकी कुछ समरी दी हुई है बेटा। इन्वेंट्री है क्या, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट हेल्ड फॉर सेल in the ordinary course of business or in the process of production for such sale or consumption in production of goods or service for sale including maintenance supplies and consumable other than machine spares। सर ये तो समझ में नहीं आया, ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। इन्वेंट्री का मतलब सिंपल सिंपल सा है कि आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा हुआ है, या जिस सामान को बेचोगे उसको बनाने के लिए आपने कुछ रखा हुआ है, समझना, इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। या आपने कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो उसके लिए कोई गुड्स रखा हुआ है, तो उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वेंट्री बोलेंगे, ठीक है। द इन्वेंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसिस्ट सेवरल टाइप, मैंने बताया था क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट और पैकिंग मटेरियल। उसके बाद प्रॉपर वैल्यूएशन इन्वेंट्री हैज वेरी सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या है, चार चीजें अफेक्ट होती है। पहला P&L, तो इनकम स्टेटमेंट अफेक्ट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट होती है, एक लिक्विडिटी एनालिसिस था और एक स्टेटरी कंप्लायंस का मतलब है हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और उसका शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो चार पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो इन चारों पे अफेक्ट आएगा नहीं आएगा, किन चारों चीजों पे, बेटा आप बताओ। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होगा तो कहां कहां पे अफेक्ट आएगा, कहां कहां अफेक्ट आएगा, पहला इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गलत होगी तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, बैलेंस शीट में, करंट एसेट साइड। आप लिक्विडिटी एनालिसिस कर रहे हो, लिक्विडिटी एनालिसिस का मतलब है रेशियो निकालते हो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, वहां पे क्या यूज होती है, इन्वेंट्री। अगर वैल्यूएशन गलत है तो वहां प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का मतलब है कंपनीज एक्ट। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, तो उसका कंप्लायंस भी ठीक नहीं होगा। ये तो चार पॉइंट आपको दिए हुए हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। हाँ, इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू या नेट रिलाइजेबल वैल्यू। बाय प्रोडक्ट पढ़ाया था और बोला था कि ये आ सकता है ट्रू फॉल्स, छाछ वाला एग्जांपल दिया था मैंने, बटर मिल्क, क्या हिसाब नहीं चलता बेटा, मैंने बोला था कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बाय प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं जनरली एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू, बच्चे क्या करते हैं दोनों को मिक्स कर देते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू होती है कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, बाय प्रोडक्ट वैल्यू होता है जनरली किस पे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, दोनों में लोअर पे नहीं होता वो कभी भी। मेथड दिया हो फिफो लिफो, एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है इसमें, दो सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। हाँ, अरे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वही तो है ना जिसमें वो निकालते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, पढ़ा दिया, एक बार वीडियो देख लेना हो जाएगा काम। उसके बाद अब देखो यहां पे आप लोग
पहला, इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल दैट आर मेंटेन फॉर मेनली द पर्पज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। ट्रू और फॉल्स? ए बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। देख लो रे यार, मेरे पर ट्रस्ट नहीं होगा आप लोगों को। ये देखो, अभी कराऊंगा बेटा इसके और क्वेश्चन। पहला, इन्वेंट्री रेफर टू स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल दैट आर मेंटेन इन द बिजनेस और रेवेन्यू फॉर ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ए बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी इन्वेंट्री। अब समझना, जैसे मैंने बताया भी था, जिसका जो काम है उसको वो इन्वेंट्री लगेगा। जैसे अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस होगा तो मेरे लिए फर्नीचर क्या होगा? इन्वेंट्री। मेरा एसी का काम होगा तो एसी मेरे लिए क्या होगा? इन्वेंट्री। मैं अगर प्रॉपर्टी डीलर हूं या कंस्ट्रक्ट रियल एस्टेट का काम है तो जितनी भी बिल्डिंग वगैरह होंगी वो सब मेरे लिए क्या होंगी? इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज वैल्यू एज कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीजेज। नहीं, किस पे वैल्यू करते हैं इन्वेंट्री को? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल। अंडर फिजिकल नहीं होता, ये किसमें होता है? परपेचुअल में। फिजिकल में तो कब होता है? एक दिन। बेटा समझाया था। परपेचुअल में कब होता है? कंटिन्यूस। और इसमें कब होता है? फिजिकल में एक पर्टिकुलर डेट पे। तो ये क्या होगा? फॉल्स। पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम मोर सुटेबल फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड का मतलब क्या है? ज्यादा लिख दिया। कौन सा साइड ज्यादा हुआ? इनकम साइड। नेट इनकम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडर स्टेटेड। फॉल्स। क्या होगी? इनकम बढ़ेगी। बताया था सारी चीजें ये। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। बताओ कैसे? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। बताओ। अब वापस पढ़े क्वेश्चन को, मैं इसीलिए लेके आया हूं। चलो जी, एट्थ वाला पढ़ो। आप क्या बोल रहा है? अब वापस पढ़ो। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। वापस पढ़ो सॉल्यूशन। तो फॉल्स होगा ट्रू होगा ये? कैसे? समझना, सिर्फ परचेजेस की कॉस्ट नहीं आएगी। यहां पूछा है कि सिर्फ वही कॉस्ट आनी चाहिए, तो यहां आएगी वो तो कॉस्ट आएगी परचेजेस के, उसके अलावा और जो कॉस्ट आएगी वो भी इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड होगी। चलो, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा था शायद वो आ गया, नाइन्थ वाला। इन्वेंट्री बाय प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड। सेपरेटली डिटरमाइन नहीं हो सकती है। अरे कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट सेपरेटली डिटरमाइन हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो वैल्यू तो किस पे करते हैं? नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे ही करते हैं, लेकिन सेपरेटली डिटरमाइन नहीं होगी, इसलिए क्या होगा? ये फॉल्स। एक पॉइंट ठीक है, एक पॉइंट क्या है इसमें? गलत है। देखो, इन्वेंट्री बाय प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूड एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू वेयर कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कैन नॉट बी सेपरेटली डिटरमाइन। तो इसमें एक पॉइंट तो करेक्ट है, एक पॉइंट क्या है? इनकरेक्ट है। भाई, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक साथ बन रहा है, तो बाय प्रोडक्ट साथ कितने की पड़ी उसको सेपरेटली आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? वो तो बाय प्रोडक्ट तो क्या है? कचरा है एक तरह का। तो उसकी कॉस्ट कितने का पड़ा वो निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। Abnormal amount of wastage material, labor और other production overhead expense are included in the cost of inventory. Abnormal नहीं आएगा, नॉर्मल आता है। देखो समझाता हूं, फॉल्स होगा ये। Abnormal amount of wastage material, labor और other production overhead expense are generally not included in the cost of inventory. अब समझाता हूं ये abnormal होता क्या है। देखना, समझना, दो तरह के लॉसेज होंगे। आप इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग अगर पहुंचे तो इंटरमीडिएट में कहां पढ़ोगे? हाँ हाँ, मतलब ऐसे तो सर आप कैसे बोल सकते हो इंटरमीडिएट में पहुंचे जाएंगे?
कंडीशन लगाना जरूरी है ना। तो अगर आप लोग इंटरमीडिएट में पहुंचे तो क्या बेटा, इंटरमीडिएट में पहुंचे तो क्या होगा, आप लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे, यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कोई भी लॉस होता है ड्यू टू नेचर ऑफ दैट असेट और गुड्स, उसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस होता है जो किसकी वजह से होता है, नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से होता है। समझना, आप ना ओसवाल साबुन सबने यूज किया है क्या? ओसवाल साबुन के ऊपर लिखा होता है वजन 1 किलो पैकिंग के समय, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ेगी उसका वजन क्या करेगा, सूखेगा। आप ऑयल लेके आते हो, ऑयल टीन आता है, पीपा आता है उसका, उसमें से तेल रिसेगा, वो नेचुरल है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे नेचुरली ऐसी चीजें होंगी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। आपने लापरवाही की वजह से क्या किया, उसे खराब कर दिया। समझना, आप कोई सामान लेके आ रहे थे, उसमें ट्रक में टक्कर हो गई, उसकी वजह से गुड्स लॉस्ट हो गया, तो वो कौन सा होगा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को रोका जा सकता है, तो वो कॉस्ट में से माइनस होगा क्या, मतलब सपोज हमने ऐसे समझाता हूं इसको वो कहां है मेरा, जैसे हमने 100 यूनिट परचेज की, ठीक है, 10,000 रुपए की। अब हमें पता है 100 यूनिट हमने कटलरी, कटलरी समझ तो कांच का सामान, कांच का सामान लेके आओगे तो एक आध दो कप प्लेट वो टूटेंगे ही टूटेंगे। इसमें से हमारे पास कितने आके पड़े, 95। तो मैं बोलूंगा 95 की कॉस्ट कितनी है, 95 की कॉस्ट कितनी है, 10,000 ही है, क्योंकि 5 टूटेंगे हमें पता है, दिस इज नॉर्मल लॉस। लेकिन मैं 100 यूनिट लेके आया, उसमें से जो लेके आ रहा था उसका पैर फिसल गया, 50 टूट गए। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि 50 की कॉस्ट कितनी है, ये बोल सकता हूं क्या, एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो बची हुई यूनिट्स में थोड़ी घुस जाएगा। एबनॉर्मल लॉस क्यों हुआ है, नेग्लिजेंस की वजह से, तो सेम क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी बची हुई यूनिट्स की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। देख लो, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस आर जनरली नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, जो नेग्लिजेंस की वजह से होता है। ठीक है भाई, अब जैसे गौतम बताएगा, गौतम इस उम्र में तुम्हारी उम्र है, इसमें प्यार मोहब्बत होना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, किसी कोई कोई पसंद आ गया है गौतम, लेकिन अब वो पसंद आ गया, उसके चक्कर में दिन भर रात भर उसी की फोटो देखे जा रहे हो, तो वो लॉस थोड़ी रिकवर होगा बेटा, नहीं होगा ना। मत देखा कर, तो साढ़े क्या डालता है स्नैप पर रोजाना, भाई ये डालता है चांद की फोटो, उसके साथ डालेगा एक गाना रोते हुए। कौन सा अच्छा गाना है बता, चल ठीक है। परपेचुअल सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। परपेचुअल चाहिए होता है या उसमें चाहिए होता है, ये क्लोजर, क्लोजर किसमें चाहिए होता है, पीरियोडिक में। अरे समझाया था कि ऐसा कुछ, और बोला है नल्लो तुमको यहां से क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक में क्या होता है, एक दिन जाके हम काउंट करेंगे, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना, कि भाई अब इसमें से गुड्स उठा के इधर उधर मत लेके जाओ, नए गुड्स लेके आना है। परपेचुअल में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होते ही हम उसको बुक में, बिल्कुल परपेचुअल में क्या होता है, बुक एंट्री होती है, और यहां पे क्या होता है, एक्चुअल में काउंट करते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। हाँ ये ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज रियलिस्टिक एज कंपेयर लिफो। ओ ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज रियलिस्टिक एज कंपेयर टू लिफो। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे दो मेथड रियलिस्टिक है और दो बेकार है। कौन कौन सा, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज रियलिस्टिक मेथड होते हैं। लिफो और सिंपल एवरेज बर्बाद मेथड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है इनको फॉलो मत करो। अब ये बोल रहा है कि दो बेकार है, उनमें से अच्छा कौन सा है। अब देखो, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर सिंपल एवरेज बकवास मेथड, बताया था मैंने, डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, 90,088। और दूसरा कौन सा है, लिफो। लिफो में ये बोलता है जो बाद में आया है ना उसको पहले दो, बर्बाद हो जाएगा आदमी, जो बाद में आया उसको पहले दो। रियलिस्टिक नहीं है दोनों ही मेथड। अब दोनों में से कौन सा रियलिस्टिक है, मतलब बेकार तो दोनों ही है, लेकिन कौन सा कम बेकार है,
लिफो से अच्छा कौन सा है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस का एवरेज ले लिया, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे ना तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा बेटा? लिफो होगा। लास्ट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी अंडर सिंपल मेथड इज रियलिस्टिक हो गया। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज फिक्स असेट। अब ये अगर तुम कौन सी असेट, कौन सी किधर जाता है ये? फिक्स असेट में जाता है, करंट असेट में जाएगा? बेटा फिक्स असेट में लिखा हुआ है इसलिए गलत है। आप इन्वेंट्री को, दो हेड होते हैं, करंट असेट और फिक्स असेट, कहां लिखोगे? करंट असेट में। अंडर इन्फ्लेंट्री क्या है? इन्फ्लेंसरी मतलब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है तो प्राइजेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाद में खरीदेंगे वो महंगा आएगा, बाद में खरीदेंगे वो क्या आएगा? महंगा। फीफो विल नॉट शो लोअर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सोल्ड, गुड सोल्ड। बताओ, फीफो में गुड सोल्ड की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ये आप तीनों चारों खुद से करना, ये भी फॉल्स है। स्टॉक कोई सा भी हो, किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर पे। अब एक काम करते हैं अपन, इसमें चैप्टर में हमारे पास अब कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आज खत्म कर लेते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल फिर डिप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। चलो एक काम करना अब आप लोग, है ना, जैसे ये चैप्टर हो जाए, आप ऐसे इंस्टाग्राम मत खोलना आज। आज क्या खोलना बेटा? आपके जो, अब जैसे क्या होता है, फोन उठाते बच्चे क्या करते हैं आजकल? इंस्टाग्राम या स्नैपचैट खोलते हैं। आपको ना स्नैपचैट खोलना है ना इंस्टाग्राम खोलना है। आप यहाँ निकालना BOS रिवीजन टेस्ट पेपर। क्या करोगे, क्या निकालोगे? RTP निकालना। ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर निकाले, फाउंडेशन क्लिक किया, सबसे पहले सितंबर वाला देखो, अकाउंटिंग खोले। ठीक है जी बेटा जी, जितने भी RTP दिए हुए हैं उन सब के ट्रू फॉल्स आपको कर लेना है एक बार। सर ऐसा क्यों करें हम? मजा आएगा। हम्म, अब पहला पॉइंट दिया हुआ है, अब ये है ना एकदम बेसिक सा पॉइंट है। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। फॉल्स और ट्रू? ट्रेड डिस्काउंट जल्दी पेमेंट मिले उसके लिए देते हैं या सेल्स को इंक्रीज करने के लिए देते हैं? तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कौन सा डिस्काउंट होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी। बेसिक चीज है, 11वीं कक्षा में पढ़ाते हैं हम ये, कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द सेल्स। ए टैली ट्रायल बैलेंस मींस दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंट। नहीं, अगर अकाउंटिंग आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, मैंने बताया भी था, ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब है कि आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आई है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए नहीं किए ये गारंटी कौन नहीं देता? ट्रायल बैलेंस गारंटी नहीं देता कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है। सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज नाइदर रिड्यूस असेट नाइदर, ये एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन इसका जो, क्या इससे, हाँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक असेट इंक्रीज होगी, एक एक असेट डिक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। अभी पढ़ाया फोर्थ वाला देखो आप। व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड का मतलब क्या है? ज्यादा लिख देना। नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडर स्टेटेड, तो क्या होगा बेटा? देखो, क्लास में जो चीजें डिस्कस की है ना, एग्जाम में वही आएगी। प्रॉब्लम आपके साथ ये कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ट्रू फॉल्स जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस कर लो, जितनी RTP आपको दी हुई है वो प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। देखो, और बताता हूं आपको।
बेटा इस एंट्री को हमने 11th क्लास में क्या बोलते थे, क्या एंट्री होगी, चलो इसकी, दिस इज कॉल्ड जनरल एंट्री तो होगी, ले ओपनिंग एंट्री बोलते थे, नहीं बोलते थे यार, ए रनिंग बिजनेस वाज परचेज्ड बाय, नहीं परचेज किया आपने रनिंग बिजनेस, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बैंक ओवरड्राफ्ट और टू वेंडर। अरे जिससे परचेज किया उसी का नाम लिखोगे ना, असेट परचेज। याद करो हमने ऐसा कहां पढ़ा है, शेयर्स वाले में कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। क्या एंट्री होगी यहां पे, यही होगी। गुड्स हरप्रीत को सेल किया है, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट क्या करोगे, पहले माइनस करोगे फिर क्या लगाओगे, जीएसटी। फ्री सैंपल की क्या एंट्री होगी, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेज। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस वर रिटर्न बाय हरप्रीत, अगर लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस दी हुई है तो इसमें से भी क्या माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट। 11th क्लास का बच्चा कर देगा पूरा क्वेश्चन करेक्ट, एक भी गलती नहीं करेगा, मेरी गारंटी। अभी इसका भाई कर देगा, इससे नहीं होगा क्योंकि 11वीं पढ़ी नहीं इसने। चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे अभी करके दिखा दो एक बार, इसकी जनरल एंट्री करके दिखा दो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अभी करो करो, मजा आएगा मजा आएगा। 2 मिनट, 11वीं कक्षा की टेस्ट करो बेटा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब जनरल का ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं एग्जाम में ये लोग। देखो जी बेटा, इसकी तो क्या एंट्री होगी, रनिंग बिजनेस परचेज किया है, इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, पक्का। टू क्रेडिटर, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, 70,000, 140, 35,000, 70,000, 35,000 और 70,000। बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, वेंडर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से क्या लिख दोगे आप, वेंडर अकाउंट, ठीक है। आगे समझ में, इसमें तो कुछ करना है क्या, ओके। फिर है सोल्ड गुड्स टू हरप्रीत फॉर 35,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट का 20% कितना हो गया, 70,000। तो हमने हरप्रीत को बेचा है तो क्या एंट्री करेंगे, हरप्रीत अकाउंट डेबिट कितना, रुको अभी, टू सेल्स, टू आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स में कितना आएगा, 2,80,000, इसका 12% बताओ कितना हो गया, 33,600। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3,13,600। खत्म ये। फ्री सैंपल गुड्स दिया है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस कितना हो जाएगा, 35,000। ये सबका गलत होगा, सही है। आपने क्या किया है, सेल्स रिटर्न, पहली चीज लिस्ट प्राइस है, इसका माइनस करो, कितना माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हुआ, 28,000, ठीक है। 20% माइनस किया, 28,000। तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 1,12,000। आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट 12% आईजीएसटी निकालो इसका, और यहां पे भी क्या आएगा, आउटपुट ही आएगा, कितना, 1,13,440। कौन है, हरप्रीत। आपने क्या गलती की होगी यहां पे, या तो इसको इनपुट कर दिया होगा या जीएसटी नहीं लगाया होगा। जब बेटा सेल्स किया तो जीएसटी था, तो सेल्स रिटर्न में भी जीएसटी आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। अगर सेल्स के साथ आउटपुट है तो सेल्स रिटर्न के साथ भी क्या आएगा, आउटपुट, ध्यान रखना। क्योंकि
रिवर्स होगा, वो आउटपुट क्या होगा, एक तरह से रिवर्स होगा। अब ये बोल रहा है संदीप बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कुड पे ओनली 40 पैसा ने रुपी और द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज 21,000। तो संदीप क्या था हमारा, डेटर था, डेटर 21,000 का था। समझना, हमें बैंक में कितना पैसा आया, 40%, बेड डेट कितना हुआ 60% टू संदीप कितना 21,000, 40% कितना हो गया 8400 और आ गया समझ में। कितना ने करेक्ट किया, कहां गलती हुई, मेरे हिसाब से इस जगह गलती की होगी आपने। आईजीएसटी नहीं लिखना है, अगर सेल्स के साथ आउटपुट है तो सेल्स रिटर्न के साथ भी क्या आएगा आउटपुट, परचेज के साथ इनपुट है तो सेल्स परचेज रिटर्न के साथ भी क्या आएगा। आप समझना, सपोज यहां पे फ्री सैंपल वाले के साथ भी क्या होता, जीएसटी होता, फ्री सैंपल वाले के साथ भी क्या होता, जीएसटी होता। तो परचेजेस के साथ क्या आता है इनपुट, तो परचेजेस के साथ क्रेडिट करते तब भी क्या लिखते हैं आप इनपुट, वो रिवर्स हो जाता है बेटा, है ना। कैश डिस्काउंट क्या होता है, केस वो समझा देंगे, वो एक बार बेटा सेपरेट बता दूंगा उसको मैं। अब एक काम करोगे, देखो ये मैंने करवाया था, ये है स्पेंट ऑन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेज, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कैपिटल। इक्विपमेंट को टेस्टिंग होती है ना, उसका जो जाएगा कैपिटल होता है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, कैपिटल होगा, क्योंकि एक तरह से आपने जैसे मशीन को बेचाई ही है। कर लेना बेटा ये सारी चीजें। आप एक काम करना, इस आरटीपी के कुछ एक क्वेश्चन करना। अरे इन्वेंट्री कहां गया हमारे पास, क्या ये क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन 10 जैसा नहीं है। मैंने आपको एक चीज समझाई है बच्चों, अकाउंट्स में रामबाण इलाज है, आप सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल को बहुत तरीके से कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मॉड्यूल करने के बाद 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी, 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, दैट्स इट, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्लास में इसके 4 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं, फिर अपन डेप्रिसिएशन स्टार्ट करें।